औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। जो पेशाब रुक जाता है उसका इलाज कैसे करते हैं। ये पेज नंबर हमारा 92 है बेटा इस बुक का। तो अक्सर औक़ात ऑपरेशन के बाद पेशाब रुक जाता है पेशेंट का, तो उसके लिए क्या करना है आपने। गिव हॉट ड्रिंक टी, कुछ गर्म मशरूबात दें जिसमें चाय हो सकती है टू द पेशेंट, मरीज़ा को पेशाब आ जाएगा उसका इंशाल्लाह। प्लेस हर ऑन द बेड पैन, उसको बेड पैन के ऊपर लिटाएं, यानी बेड पैन दें उसको। बेड पैन क्या होता है, पेशाब के लिए जो छोटा सा बर्तन होता है वो दिखाता हूँ आपको। ये बेड पैन होता है बेटा, इसके हिप्स के नीचे रख दें पिशी के लिए, कि अगर पिशी आती है तो इसमें कर दे, ठीक है पेशेंट। बेड पैन दें, रेज़ द बेड, और बेड को थोड़ा सा उठाएं टू अ सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में उसकी बैक उठाई जा सकती है, किसी भी बेड की जो होते हैं ना बेड इसके ऑब्स्टेटिक्स के, यानी कि उसकी लेग साइड भी उठाई जा सकती है और हेड साइड भी। ये बेड इस तरह के बने होते हैं, तो हेड साइड को थोड़ा सा रेज़ कर दें, सिटिंग पोजीशन में बिठाएं मरीज़ को और बेड पैन दे दें। एंड पोर वाटर ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसकी पेशाब वाली जगह पे पानी डालना है। गर्म पानी नहीं डालना, आम पानी ही डालना है। अगर पानी डालेंगे तो उसको हाजत होगी पिशी की, और वो बेड पैन दिया होगा आपने उसमें पिशी कर देगी वो, ठीक है। सम पेशेंट इंसिस्ट ऑन द कमोड नियर द बेड, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं वो कमोड की ज़िद करते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है ज़िद करना, कि हमारे बेड के करीब ही एक कमोड हो। कमोड आपको पता है वो जो आला है जिसके ऊपर बैठ के पेशाब करते हैं उसको कमोड कहते हैं। इफ़ द जनरल कंडीशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, अगर मरीज़ा की जो आम हालत है वो मुतासर कुन हो, शी मे बी अलाउड टू लीव द बेड, उसको इजाज़त दी जा सकती है कि वो बेड को छोड़ दे और अपना जो कमोड है उसको इस्तेमाल कर ले, वरना ये ऊपर वाला तरीका इख्तियार करना बेड पैन वाला है। द डॉक्टर मे बी ऑर्डर कार्बाकोल 1 ml बाई IM इंजेक्शन, और डॉक्टर ऑर्डर कर सकता है कार्बाकोल 1 ml इंजेक्शन। ये कार्बाकोल इंजेक्शन है। वैसे कार्बाकोल जो है इसकी कुछ ऑइंटमेंट होती हैं और आँखों के लिए वैसे तो होती है दवा, लेकिन पेशाब को जो है पेशाब आवर भी होती है ये, तो इसका एक इंजेक्शन देंगे, ठीक है। इससे पेशाब आ जाएगा मरीज़ा का। अ कैथेटर शुड बी यूज्ड, और एक पेशाब की नाली इस्तेमाल की जाएगी एज लास्ट रिसॉर्ट, आखिरी हल के तौर पर। रिसॉर्ट कहते हैं हल को, कि अगर इन सारे काम करने से भी उसका पिशी नहीं आती तो फिर उसको पेशाब की नाली लगा दे, उसको कैथीटर कहते हैं। आर ऑर्डर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर जब ऑर्डर करे तभी आपने लगानी है। ए सेप्टिक प्रिकॉशंस आर एसेंशियल, जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करना ज़रूरी है। एज यूरिनरी सेप्सिस इज़ रियल डेंजर, क्योंकि पेशाब की जगह पे होने वाले इन्फेक्शन जो है, सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, वो इंतहाई ख़तरा है। डीप ब्रीथिंग इज़ नेसेसरी, और गहरे गहरे सांस लेना ज़रूरी है टू प्रिवेंट लंग्स कम्प्लिकेशन, ताकि जो फेफड़ों की पेचीदगी है उससे बचा जा सके। ये पार्ट बेटा 16 पॉइंट जो है वो पिछले लेक्चर का यहाँ से स्टार्ट हो गया। 15 तो हमने पढ़ लिए थे, 15 पिछले लेक्चर में, जिसने नहीं सुना वो सुन सकता है। पिछला लेक्चर था हमारा पोस्ट ऑपरेशनल केयर, तो ऑपरेशन के बाद की हमने क्या देखभाल करनी है, तो उसी के ये अगले पॉइंट हैं। यहाँ 15 तक तो हमने पढ़ लिए थे, लेक्चर लंबा हो रहा था। फिर उसके बाद जो है इसी के दरमियान में इस 15वें पॉइंट में ये था कि किसी पेशेंट का जो है वो पेशाब रुक सकता है तो उसका क्या इलाज करना है। तो ये 6 पॉइंट या 5 पॉइंट दिए हुए थे पेशाब का अगर रुक जाए तो उसके इलाज के लिए, और अगला 16 पॉइंट स्टार्ट हो गया वही पिछले लेक्चर के साथ मिलकर, कि उसको गहरे गहरे डीप ब्रीथिंग के लिए कहें मरीज़ा को, गहरे गहरे सांस ले। इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू प्रिवेंट लंग्स कम्प्लिकेशन, ताकि जो फेफड़ों में होने वाली पेचीदगियाँ उनसे बचा जा सके। एट एवरी विज़िट टू द पेशेंट, जैसे ही हर विज़िट करने के लिए आए नर्स पेशेंट के पास आए, द नर्स रिक्वेस्ट द पेशेंट टू होल्ड हर एब्डोमेन, कि वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखे, उसको होल्ड करे ओवर द वाउंड, जहाँ पर ज़ख़म है, जहाँ पर ऑपरेट हुआ है आपका। एंड ब्रीथ डीपली, और गहरे गहरे सांस ले। पेट को होल्ड करने का, पकड़ने का फ़ायदा ये होगा बेटा कि ये ना हो कहीं आप गहरा सांस लें और टाँके ही खुल जाए ज़ोर पड़ने से। तो पेट के ऊपर हाथ रख के होल्ड करे ताकि पेट पे खिंचाव ना पड़े, और गहरे गहरे सांस ले। हर विज़िट पे नर्स ये उसको
हिदायत करेगी। डिस्टेंशन अक्कर इन मोस्ट पेशेंट, डिस्टेंशन कहते हैं पेट में पखाने का रुक जाना, कब्ज़ हो जाना, गैस हो जाना, भारा हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, डिस्टेंशन मोस्ट पेशेंट्स को हो जाती है आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, जब पेट के ऑपरेशन होते हैं। इट इज़ लेस कॉमन इन पेशेंट हु मूव फ्रीली इन बेड, लेकिन ये उनमें कम होती है जो बेड के ऊपर थोड़ी बहुत हरकत करते रहते हैं। इट इज़ रिलीव्ड बाय अ कार्मिनेटिव मिक्सचर, और इसको कब्ज़ कुशा मिक्सचर से कम किया जा सकता है। ऑफन अक्सर औकात द पैसेज ऑफ द फ्लैटस ट्यूब इज़ नेसेसरी, और अक्सर औकात फ्लैटस ट्यूब ज़रूरी हो जाती है टू गिव रिलीफ, इसको आराम देने के लिए, और द रिज़ल्ट नोटेड, और इसका रिज़ल्ट भी नोट करना है। फ्लैटर ट्यूब करती है अंदर की जो गैसें वगैरह हैं ना वो खारिज करती है, इसको मैदे में छोटा सा एक सुराख करके लगा दिया जाता है और ये बाद में रिकवर हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर ज़्यादा ही हो रहा हो तो इसको फ्लैटस ट्यूब डाल देते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेटा ये देखिए इस तरीके से फ्लैटस ट्यूब लगा दी जाती है, ये मैदे में सुराख करके पेट के अंदर से, ताकि गैसें वगैरह बाहर आ जाएं। कहता है फ्लैटस ट्यूब आल्सो नोन एज आ स्टोमा ट्यूब, फ्लैटस ट्यूब का दूसरा नाम स्टोमा ट्यूब भी है क्योंकि स्टमक में जाती है मैदे में, इसलिए इसको स्टोमा ट्यूब भी कहते हैं। इस मेडिकल ट्रीटमेंट, ये एक मेडिकल का इलाज है। इन विच डिवाइस इज़ इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, कि एक आला, एक डिवाइस, एक नाली पेट के अंदर डाल दी जाती है पेट की दीवार के ज़रिए, पेट का ऑपरेट करके, एंड इनटू द स्टमक, और मैदे में चली जाती है। ये फ्लैटस ट्यूब है, ये देखें इस तरह की ये फ्लैटस ट्यूब होती है, इसके आगे सुराख होते हैं, गैसें वगैरह बाहर आती हैं इससे। तो फ्लैटस ट्यूब डाल देंगे। डाइट क्या देनी है, खुराक होती है बेटा डाइट आफ्टर मेजर ऑपरेशन, जब बड़े ऑपरेट होंगे। फ्लूइड आर गिवन फ्रीली, मायात दिए जाएंगे जिसमें जूसेस होगी, यखनी वगैरह होगी उसको। एज सून एज पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग इज़ कंट्रोल्ड, जब तक ऑपरेशन के बाद वाली उल्टियाँ कंट्रोल ना हो जाएं। तो अगर उल्टियाँ, अक्सर पेशेंट को बेटा उल्टियाँ लग जाती हैं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि वो एनेस्थीसिया वगैरह बेहोशी की दवा दी होती है, उससे उल्टियाँ लग जाती हैं। तो जब तक उल्टियाँ ना रुकें थोड़ा बहुत फ्लूइड ही दें उसको, जैसे टी हो गया, चाय दें, ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज वाला पानी दें, शरबत दें, सूप यखनी को कहते हैं, यखनी दें, एंड स्वीट ड्रिंक्स, और मीठे मशरूबात दें, और इनकरेज, इनको हौसला अफजाई करेंगे, सारी चीज़ें दें। ऑन द सेकंड डे ऑफ द पेशेंट, जब दूसरा दिन आ जाएगा मरीज़ा का, इज़ अलाउड टू लाइट डाइट कंसिस्टिंग ऑफ सूप, हल्की फुल्की डाइट देनी है जिसमें सूप भी होगा। सूप यखनी बेटा उसमें थोड़ी बहुत जैसे रेशे वगैरह बोटी के करके डाल देते हैं वो दें। ब्रेड, डबल रोटी दें, एंड बटर, और थोड़ा बहुत मक्खन वगैरह भी दें। दूसरे दिन की बात हो रही है। बिस्किट वगैरह दें, एंड लाइटली बॉयल्ड एग्स, और हल्के फुल्के उबले हुए अंडे दें, और कस्टर्ड पुडिंग या कस्टर्ड वाली खीर बना के दें। पुडिंग वैसे खीर को कहते हैं, कस्टर्ड आपने देखा ही है, तो कस्टर्ड पुडिंग ये मिक्स है, यानी कस्टर्ड वाली खीर दें। आफ्टर द बॉल्स हैव बीन ओपन, जैसे ही पखाना आने लग जाए उसको कहते हैं बॉल ओपन हो गया। द डाइट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, खाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं टू नॉर्मल वन, और नॉर्मल रूटीन पे ले आएँ। पेशेंट आफ्टर माइनर ऑपरेशंस, मरीज़ा जो छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं, आर गिवन अ लाइट डाइट, उसको हल्की फुल्की खुराक देनी है। एज सून एज दे आर हंग्री, जैसे ही उसको भूख लगे तभी दे देनी है। बाउल्स क्या हैं, 48 आवर्स आफ्टर ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन, ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन के 48 घंटे के बाद द बाउल्स आर यूजली ओपन, पखाने खुल जाता है, मैदा काम करने लगता है। बाई अ सोप एंड वाटर नीमा, और सोप और वाटर नीमा दे के, अनीमा मैंने पहले भी बताया बेटा, पखाने के रास्ते को खोलने के लिए अनीमा दिया जाता है। और अनीमा की कई सारी इकसाम है, ग्लाइसरीन अनीमा भी होता है, वो छोटी छोटी बत्तियाँ होती हैं, उनको पखाने के रास्ते रख दिया जाता है और वो पिघल जाती है बॉडी टेम्परेचर से, और पखाना आ जाता है। और बना बनाया अनीमा भी मिलता है, और अगर बना बनाया ना मिले तो साबुन और पानी मिक्स करके, और एक डिवाइस होती है, छोटा सा आला होता है, पखाने के रास्ते उतार दें उसको हम कहेंगे सोप एंड वाटर नीमा। माइनर ऑपरेशंस केसेस आर गिवन अ माइल्ड लैक्सेटिव्स, जो माइनर, एम से माइनर, एम से छोटे, यानी सॉरी मामूली, एम से माइनर, एम से मामूली, ऐसे कर लें। मामूली ऑपरेशंस में मामूली ही आपने लैक्सेटिव देनी है, लैक्सेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशा अद्वियात, ऑन द सेकंड डे, और सेकंड डे देनी है। तो ये सोप और वाटर नीमा देने के लिए बोतल दिखाता हूँ मैं आपको कैसी होती है। ये देखें बेटा, ये रबड़ की बोतल है, पानी और साबुन का महलूल बना के इसको दबाएंगे और इसको उसमें डालेंगे तो ये चूस लेगी उसको, और फिर पखाने के रास्ते ये नाली डाल के और आपने खाली कर देनी है। ये देखें इस तरह की मिल जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ भी उनके साथ अटैच हो जाती हैं।
ये देखें मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं, ये 89 ml, 160 ml, 224 ml, ये मुख्तलिफ़ साइज़ की मिल जाती हैं। और अगर छोटा बच्चा हो उसको अनीमा देना हो तो बेटा ये पोजीशन रखते हैं। 2 से 12 साल वाले को ये वाली सेमी प्रोन पोजीशन, और जो मोर देन 12 ईयर्स हैं इसको ये वाली नी चेस्ट पोजीशन इसको कहते हैं। ठीक है, इस वाली पोजीशन में करके और पखाने वाले रास्ते में ये वाली बॉटल इंटर करके और ये सारा महलूल उतार देंगे और थोड़ी देर बाद उसका पखाना आ जाएगा। फिर आ जाएगा अर्ली राइजिंग इज़ इनकरेज्ड, सुबह सवेरे जल्दी उठना, उसकी हौसला अफजाई करें। औरत को कहें जिसका ऑपरेशन हुआ है कि वो सुबह सवेरे जल्दी उठे। आफ्टर द एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद एज इट लेसन द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्योंकि इससे थ्रोम्बोसिस का जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा खून का जमना, खून जम जाए तो निचले वाला धाड़ी या टांगें वगैरह उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कुछ नर्व जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और शदीद किस्म का दर्द होता है और ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार हो जाती है। फर्स्ट डे, पहले दिन द पेशेंट हैंग हर लेग्स ओवर द एज ऑफ द बेड, पहले दिन औरत अपनी टांगें लटकाए बेड के किनारे पर, इतनी हरकत करे। सेकंड डे क्या करना है, द पेशेंट सिट्स ऑन द चेयर, मरीज़ा जो है वो कुर्सी पर बैठे ड्यूरिंग बेड मेकिंग, जैसे ही बेड को तैयार किया जा रहा हो। ठीक है। थर्ड डे, अच्छा बेड मेकिंग क्या होता है बेटा, बेड की चादरें वगैरह तब्दील करना, जब वो की जा रही हों तो वो बैठ जाए हैं। थर्ड डे, तीसरे दिन द पेशेंट वॉक्स टू द चेयर ट्वाइस डेली, ठीक है, मरीज़ा जो है वो वॉक करे दिन में 2 मरतबा और चेयर पे बैठ के करे, तीसरे दिन की बात हो रही है ऑपरेशन के। और फोर्थ डे, ऑपरेशन के चौथे दिन, द पेशेंट वॉक्स राउंड द बेड, और औरत जो है बेड के गिर्द गिर्द मूव करे और एक हाथ से अगर सहारा लेना चाहे तो बेड का ले सकती है। आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करवानी है बेटा। फिफ्थ डे ऑनवर्ड, और 5वां दिन जो है उसके साथ द पेशेंट इज़ इनकरेज टू इंक्रीज हर एक्टिविटी, कि वो अपने काम काज थोड़े बहुत बढ़ाए एंड वॉकिंग डिस्टेंस, और अपना जो वॉक करने का फासला है उसको भी थोड़ा बढ़ाए 5वें दिन। वाउंड ड्रेसिंग कैसे करनी है, जो ज़ख़म था उसकी पट्टी कैसे करनी है। इफ़ द ड्रेसिंग इज़ क्लीन, अगर उसकी पट्टी क्लीन हो, उसमें कोई पीप वगैरह ना आ रही हो, इट इज़ अनटच्ड, इसको आप ना छुएं अंटिल सूचर्स आर रिमूव्ड, जब तक टाँके आपके कट नहीं जाते। सूचर्स कहते हैं टाँकों को। ईच सर्जन हैज़ हिज प्रेफरेंस, हर सर्जन की अपनी तरजीहात होती हैं। बट माइकल क्लिप्स आर रिमूव्ड फ्राम द 5th to 7th डेज, लेकिन जो माइकल क्लिप्स हैं ये टाँकों की किस्म है, वो 5वें से 7वें दिन तक हटा दिए जाते हैं। एंड टेंशन सूचर्स, और जो टेंशन सूचर्स हैं ये भी टाँकों की एक किस्म है। ऑन द 7th डे इनको 7वें दिन हटाया जाता है। द वाउंड इज़ डैब्ड, ज़ख़म को हल्का फुल्का दबा के देखना है विद मिथाइलेटेड स्पिरिट, सिपरेट के साथ, सिपरेट लगा के ना गाज पीस के ऊपर, और हल्का फुल्का दबा के देखना है कि इसमें से पीप आ रही है या नहीं आ रही। तो ये था हमारा बेटा ऑपरेशन के बाद की कैसे केयर करनी है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और पेशाब अगर रुक जाए तो कैसे करना है। फिर आ जाएगा हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेशन की बाद की जो पेचीदगियां हैं वो क्या होती हैं। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सांस में रुकावट आना, में फॉलो ड्यू टू टंग फॉलिंग बैक, क्योंकि ज़बान गिर जाती है हलक में, आर ब्लड, या खून हलक में सांस के रास्ते में चला जाता है। एंड म्यूकस, या जो चिपचिपा मादा है रालें वगैरह वो सांस के रास्ते जा सकती हैं। इन द एयर पैसेज, हवा के रास्ते में, तो इससे सांस रुक जाएगा। फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए रेफर चैप्टर ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन ऑन एनेस्थीसिया, ये हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे करना है। लेकिन बेटा ये जहन में रखना, जो बेहोश मरीज़ है उसको आपने अकेला नहीं छोड़ना, उसकी खुद की ही ज़बान हलक में गिर के हलक बंद कर सकती है, उसके लिए एयरवे का यूज़ किया जाता है, वो मैं दिखाता हूँ, एयरवे आगे आएंगे। अच्छा, वोमिटिंग में भी परसिस्टेंट, उल्टियाँ हो सकती हैं। एंड काज डिहाइड्रेशन, और जिससे जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। और डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म, डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म करना है। वोमिटिंग आफ्टर द फर्स्ट डे रिक्वायर्स अ डॉक्टर्स अटेंशन, पहले दिन के बाद अगर उल्टियाँ होती हैं, पहले दिन तो चलो असरात हैं बेहोशी के, लेकिन अगर इसके बाद उल्टियाँ होती हैं तो आपने डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर की अटेंशन ज़रूरी है। पेन इज़ रिलीव्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेन को आपने रिलीव करना है जैसा कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पहले बताया जा चुका है। इंजेक्शन मॉर्फिया वगैरह दे के दर्द आपने रिमूव कर देना है, पेन किलर दे के। हेमरेज इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जरियाने खून का जारी होना, यह सीरियस पेचीदगी है। आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, बड़े ऑपरेशन के बाद, द नर्स मस्ट बी चेक द पेरिनियल डायपर,
नर्स को लाजमी तौर पर जो डायपर लगाया हुआ है, पेरिनियल डायपर जो पेशाब की जगह पे लगाते हैं, वो चेक करना है फ्रीक्वेंटली, वक्फे वक्फे से। एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस इज़ रिपोर्टेड, और अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, यानी एक डायपर 1 घंटे में 1 से ज़्यादा डायपर गीले हो रहे हैं खून से, तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, इमीडिएटली फ़ौरन से। डायपर दिखा देता हूँ आपको। ये डायपर होते हैं बेटा फीमेल के आफ्टर डिलीवरी, ये लगा रख के अंडरवेयर वगैरह में ये नीचे से ये चिपक जाते हैं, और ये पहना दिया जाता है। और इसको बार बार देखना है, नर्स देखेगी कि 1 घंटे में 1 से ज़्यादा तो नहीं गीले हो रहे। अगर ज़्यादा गीले हो रहे हैं तो इसका मतलब उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। द हाइट ऑफ द फंडस मस्ट रिमेन स्टेशनरी, और जो फंडस की हाइट है, फंडस कहते हैं बेटा बच्चा दानी का ऊपर वाला हिस्सा फंडस कहलाता है, वो साकन रहना चाहिए एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल पर। अम्बलाइकस कहते हैं औरत का जो धुन्नी है, पेट के दरमियान में एक गड़ा सा होता है, उसको कहते हैं धुन्नी। तो बच्चा दानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो धुन्नी की पोजीशन में ही हो, ऊपर ना उठे। इंक्रीज द हाइट, अगर इसकी हाइट में इजाफा होता है ऑफ द फंडस, फंडस की, मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द डॉक्टर, डॉक्टर को फ़ौरन से बताएं, क्योंकि हो सकता है बेटा बच्चा दानी में अभी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो और इसलिए वो फूल रही हो, तो फ़ौरन डॉक्टर को बताना है कि इसका जो है वो लेवल अप हो रहा है, अभी पेट बढ़ रहा है इसका। इंटरनल हेमरेज इज डायग्नोज, अंदर से जो जरियाने खून है अंदरूनी, उसकी आपने तशखीस करनी है बाय राइजिंग पल्स रेट, कि इसका दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं हो रही। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी ना बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग तो नज़र भी नहीं आती, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नज़र आती है, तो उसकी अलामात होती हैं, उसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी एंड फॉलिंग ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशनें हैं और पेट भी उसका फूल रहा है तो डॉक्टर को बताना आपने। एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और इसको ज़रूरी है फ़ौरन मेडिकल अटेंशन की। रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर पेशाब रुक गया है, रेफर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको मैं पीछे अभी इसी लेक्चर में बता के आया, तो पेशाब रुक जाए तो क्या करना है आपने, ये ऑपरेशन के बाद होने वाली पेचीदगियाँ सारी बताई जा रही हैं। सेप्सिस हो सकता है, जरासीम का हमला इसको कहते हैं। एसेप्टिक मेजर्स, जरासीम से पाक तरीक़ाकार आर नेसेसरी, ज़रूरी हैं ड्यूरिंग द वाश डाउन ऑफ द प्रीनियम, जब आप प्रीनियम को धोएंगे। प्रीनियम क्या होता है बेटा, पैदाइश की जो जगह है औरत की, उसके करीब करीब की जो झिल्लियाँ हैं सारी की सारी, बाहर का इलाका, वो सारा प्रीनियम है। तो जब उसको आपने वाशअप करना है, ऑपरेशन से पहले उसको वाशअप करना है, और बच्चे की पैदाइश से पहले भी उसको वाशअप करना है, तो ज़रूरी है कि आप जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करें और पायोडीन वगैरह से उसको साफ़ कर लें अच्छे से। एंड स्टेरिलाइज डायपर आर यूज़, और जो डायपर अभी मैंने दिखाया वो भी जरासीम से पाक हों, वो यूज़ करने हैं। इफ़ सेप्सिस इज़ प्रेजेंट, अगर जरासीम मौजूद हों या जरासीम का हमला हो चुका है, एंटीबायोटिक्स आर ऑर्डर्ड, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात वो ऑर्डर करेगा बाय योर डॉक्टर, और ये डॉक्टर ऑर्डर करेगा। चेस्ट कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, सीने के अंदर इन्फेक्शन, सीने के अंदर पेचीदगियाँ, इसमें नमूनिया आ जाएगा, इसको पी नमूनिया नहीं कहना बेटा, नमूनिया। फेफड़ों से गड़ गड़ की आवाज़ें आएंगी, अगर एक फेफड़े से आए तो सिंगल नमूनिया, दोनों से आए तो डबल नमूनिया, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है। में फॉलो जर्नल एनेस्थीसिया, ये हो सकता है आम बेहोशी की वजह से। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गहरे गहरे सांस लेने की जो वर्जिश है। एंड अर्ली राइजिंग फ्राम द बेड, और सुबह सवेरे जल्दी उठना लेसन दिस कम्प्लिकेशन, इस पेचीदगी को कम कर सकती है नमूनिया वाली को। कफ एक्सपेक्टोरेशंस, अगर खांसी में बलगम आए, एक्सपेक्टोरेशन कहते हैं बलगम आना, खांसी में बलगम आए। एंड पेन इन द चेस्ट, और सीने में दर्द हो, इज़ रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। हाई कफ्स कैन बी परसिस्टेंट, ज़्यादा खांसी जारी रह सकती है। एंड पेनफुल, और दर्दनाक हो सकती है। क्लोरोप्रोमाजीन 25 मिलीग्राम्स देना है इसमें। जनरली कंट्रोल दीज कम्प्लिकेशंस, इस तरह की जो कम्प्लिकेशंस हैं, ये क्लोरोप्रोमाजीन इंजेक्शन 25 mg वाला ये कंट्रोल कर लेता है, ज़्यादा खांसी आना, पेन होना ऑपरेशन के बाद। पैरोटाइटिस इन्फेक्शन, पैरोटिड ग्लैंड होते हैं बेटा, ये आपके कनपट्टी के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, ये थूक पैदा करते हैं ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, ये पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फेक्शन है। पैरोटाइटिस इन्फेक्शन इज़ प्रिवेंटेड बाय फ्रीक्वेंट माउथ वॉश, बार बार आपने मुंह को धोना है अंदर से आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और बहुत ज़्यादा पानी मुंह में गरारे करने हैं। लेमन गार्गल्स, गार्गल्स गरारों को कहते हैं, लीमू का रस डाल के।
गरारे करने हैं। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इससे जो है थूक ज़्यादा आएगा। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डिज़ोल्व म्यूकस, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको मीठा सोडा कहते हैं, ये म्यूकस को डिज़ोल्व करेगा, यानी कि जो चिपचिपा मादा मुंह से रालें वगैरह उनको डिज़ोल्व करेगा। तो आपने लेमन गार्गल्स और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के गरारे करने हैं। रप्चर ऑफ द वाउंड, अगर ज़ख़म फट गया है, वॉमिटिंग उल्टियाँ हो रही हैं, कफिंग खांसी आ रही है, एंड डिस्टेंशन और पेट रुक गया है, पखाना नहीं आ रहा, मे रिजल्ट इन गिविंग वे ऑफ द एब्डोमिनल वाउंड, इससे हो सकता है पेट का जख्म ख़राब हो जाए, खुल जाए। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, मरीज़ कंप्लेन करेगा कि मुझे शदीद पेट में दर्द हो रही है और लगातार हो रही है। एंड येलो फ्लूइड, और पीला पीला पानी आ रहा है, और ब्लड या खून सीप्स रिस रहा है ऑन द ड्रेसिंग, पट्टी के अंदर से, यह भी पेचीदगी हो सकती है। ओकेजनली अक्सर का द वाउंड में ओपन, जो ज़ख़म है वो खुल भी जाता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। एंड इंटेस्टाइन इज सीन, और अंदर से आते नज़र आना शुरू हो सकती हैं। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में। कवर द एरिया विद स्टीराइल टॉवल, इस एरिया को अगर आते नज़र आना शुरू हो जाए, ऑपरेशन खुल भी जाए, टाँके खुल जाएँ, तो आपने जरासीम से पाक तौलिए से इसको ढक देना है। एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन, और फ़ौरन से सर्जन को इन्फॉर्म करना है कि डॉक्टर साहब ये काम हो गया है। एज द पेशेंट में बिकम शॉक्ड, क्योंकि मरीज़ जो है वो सदमे में होगा। इंट्रावेनस फ्लूइड इज केप रेडी, ड्रिप जो है वो रेडी रखनी है फॉर रिससिटेशन, मरीज़ की बहाली के लिए। एंड प्रिपरेशन मेड टू रिटर्न टू द पेशेंट टू द थिएटर, और ये तैयारी करनी है कि मरीज़ा को दोबारा से थिएटर में लाया जा सके, रिटर्न किया जा सके। फॉर रीसूचर्स, दोबारा से टाँके लगाने के लिए ऑफ द वाउंड को, ज़ख़म को। फिर आ जाएगा बेटा थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस है लास्ट वन। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा किसी भी खून की नाली में खून के लोथड़े का जम जाना और खून का आगे ना जाना, ब्लॉक हो जाना, उससे सोजिश, स्वेलिंग हो सकती है, और इवन के टांगें काटने भी पड़ सकती हैं। फीमोरल थ्रोम्बोसिस, फीमर बोन कहते हैं बेटा, ये थाई की पट की हड्डी को, यहाँ से एक नर्व आती है, इसमें अक्सर खून जम जाता है औरतों को जब ऑपरेशन के बाद। एट 1 to 2 वीक्स आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के 1 या 2 हफ्ते तक। एंड इज़ इनकरेज्ड, और इसको हौसला अफजाई की जाती है। इफ़ द पेशेंट रिमेन्स इमोबाइल, अगर मरीज़ा जो है वो हरकत ना करे, इन हर बेड, अपने बिस्तर पर, तो इसलिए बार बार ऊपर बताया जा रहा है कि उसको थोड़ी बहुत हरकत करवानी है। एंड बाई प्रेशर ऑन द काफ, और अगर उसको पिंडली के ऊपर प्रेशर आ रहा हो, मसल्स, काफ मसल्स, पिंडली के मसल्स पर, विद पिल्लोज अंडर द नीज, और जब आपने पिल्लोज लगाया हो, तकिया लगाया हो घुटनों के नीचे, तो उसको प्रेशर फील हो रहा हो, तो इसका मतलब इसकी जो फीमोरल जो वेन है वो ब्लॉकेज आ गई है। द लेग इज़ पेनफुल, टांग में दर्द होगा, टेंडर, कड़ाव आ जाएगा, एंड स्वोलन, और सूज जाएगी। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना सुबह सवेरे, फ्री मोमेंट और हरकत करना, रिड्यूसेस दिस कॉम्प्लिकेशन, इस पेचीदगी को ख़त्म कर देता है। इफ़ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ फीमोरल थ्रोम्बोसिस आर प्रेजेंट, अगर अलामात मौजूद हों फीमोरल थ्रोम्बोसिस की, द डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म्ड, आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ट्रीटमेंट इज़ बाई एंटीकोगुलेंट, और ट्रीटमेंट देनी है आपने एंटीकोगुलेंट की। एंटीकोगुलेंट कहते हैं ऐसा इंजेक्शन या ऐसी दवा जो खून को जमने ना दे, गाढ़ा ना होने दे, उससे आपने इलाज करना है। एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ द लेग्स, और फिर टांग की हरकत को रोक देना अंटिल द पेन डिसअपियर्स, और जब तक पेन गायब ना हो जाए। तो ये था बेटा होने वाली पेचीदगियाँ ऑपरेशन के बाद। फिर आ जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में हवा का भर जाना और बाहर ना निकलना, जिससे मौत भी वाक़ई हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी पहले ये देख लें कि थ्रोम्बोसिस फीमोरल क्या होता है। ये देखें बेटा, ये फीमर बोन है, ये फीमोरल बोन है, ये जो बड़ी वेन दिखा रखी है, इसमें अगर क्लॉट आ जाएगा तो ये निचली वाली सारी सप्लाई रोक देगी, क्योंकि निचली वाली सारी सप्लाई इसी से आनी है। और ये देख लें, ये टेंडरनेस होगी, ये स्वेलिंग होगी, रेडनेस हो गई है। ये देखें बेटा, लेग कहते हैं, ये गोडे से, घुटने से लेके और टखने तक का ये जो बीच का हिस्सा है, पिंडली वाला, मेडिकल में लेग इसको कहते हैं। लेग पूरी टांग नहीं है, मेडिकल में लेग सिर्फ ये है, ठीक है, और इसमें टेंडरनेस हो गई है, तो ये फीमोरल ब्लॉकेज आ गई। ठीक हो गया बेटा। तो लेक्चर इतना लंबा नहीं होता बेटा, एक आध पेज पढ़ाता हूँ, लेकिन समझाते वक्त थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इससे आपने घबराना नहीं है। तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।